तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बीस्ट गॉड का कहर साउथ बॉर्डर से लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। डीमन किंग सेक्ट के अजूर ड्रैगन किंगलोंग भी उसी के हाथों मारे गए। जब ये बात राइचस सेक्ट को पता चली तो उन्होंने टियानिन टेम्पल और फेंगशियांग वैली के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। ये तीनों सेक्ट फॉलिंग गॉड पास पर पहरा लगा चुके थे ताकि बीस्ट गॉड की सेना इनके कॉन्टिनेंट में एंटर न कर पाए। वहीं दूसरी तरफ डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने भी यूनिटी करते हुए पॉइजन वैली में एक मीटिंग रखी, जिसमें हेयुआन सेक्ट, डिमोनिक किंग सेक्ट और पॉइजन वैली मिलकर इस बीस्ट गॉड की सेना का मुकाबला करने का फैसला लेते हैं। हालांकि ज़ेफान तो अकेले ही बैटल ग्राउंड में उतर चुका था। उसके वहां आते एक बहुत ही विशालकाय डीमन किंग उसे ललकारने लगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ज़ेफान और डीमन किंग के दरमियान की फाइट को देख पाते हैं। ज़ेफान उस पर कई सारे पावरफुल हमले किए जा रहा था, मगर उसने नोटिस किया कि इस डीमन पर इसके हमलों का कोई असर नहीं हो रहा। साथ ही ज़ेफान को पता चला कि वो डीमन किंग रोर करते हुए दूसरे डीमंस को भी ऑर्डर दे सकता है। तो सभी डीमन ज़ेफान पर टूट पड़े। ज़ेफान भी उन पर हमले करते हुए कह रहा था कि इनसे निपटना तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। उन डीमंस के ऊपर अटैक करने जाओ तो डीमन किंग बीच में आ रहा था। इनफैक्ट वो तो अपनी टेल से ज़ेफान को चट्टानों में पटक चुका, मगर ज़ेफान ने समय रहते अपनी गोल्डन बेल को एक्टिवेट करते हुए खुद को घायल होने से बचा लिया। थोड़ी देर में वो सभी डीमंस उसके पास आ चुके थे। वहीं पर वो छोटे डीमंस तो उस बेल को ब्रेक करने की कोशिश करने लगे थे। तभी ज़ेफान कहने लगा, चलो जल्दी से जिन्हें भी मरना है वो मेरे पास आ जाओ। और फिर ज़ेफान ने वहाँ पर ब्लड रिफाइनिंग थॉर्न्स को एक्टिवेट करते हुए इन सभी डीमंस को पियर्स करना शुरू किया। उसने अपने एक ही ब्लो में कईयों का काम तमाम कर दिया था। साथ ही साथ डीमन किंग भी इन थॉर्न्स की चपेट में आ गया। वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा था, जो देख ज़ेफान कहने लगा कि बस वैसे ही थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें शांत करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी डिमोनिक हैंड का यूज करते हुए उस डीमन के सिर को कुचलने की कोशिश करने लगा था। और उतने में ही वहाँ पर ज़ेफान की जूनियर डिसाइपल ली जोंग की एंट्री हो गई। उसने वहाँ आते ही बड़े ही स्टाइल के साथ उस डीमन किंग की आंखों में अपनी तलवारें घुसा दी, जिससे तो डीमन किंग बड़ी ही बुरी तरह से तड़पने लगा। साथ ही ली जोंग वहाँ पर स्टार सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन किंग को उसमें ट्रैप करने की कोशिश करता है। तब तक ज़ेफान भी वहाँ पर आ गया था। वो ली जोंग से कहता है कि वाह, तुम्हारा टाइमिंग तो एकदम परफेक्ट था। जिस पर ली जोंग जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं अपने वाइस सेक्ट मास्टर के इम्पोर्टेंट मैटर को कभी डिले नहीं कर सकता। इधर वो डीमन किंग बुरी तरह से झटपटाने लगा। उसे बस स्टार सीलिंग फॉर्मेशन से बाहर निकलना था, मगर ज़ेफान के वहाँ होते हुए ये पॉसिबल नहीं। अब वो सीधे उस डीमन किंग के सिर पर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था, मगर तभी उस डीमन किंग की बॉडी से एक और पर्सन बाहर आ गया। उसने ज़ेफान के अटैक को रोक लिया था, जो देखकर ली जोंग और ज़ेफान दोनों भी शॉक हो गए। वे बंदा कोई और नहीं बल्कि अजूर ड्रैगन किंगलोंग था, जो कि एक दिन पहले ही साउथ बॉर्डर पर मारे गए थे। उन्होंने बड़े ही कूल अंदाज में ज़ेफान के अटैक को काउंटर करते हुए उसके पीछे पुश कर दिया। ज़ेफान उस डीमन किंग से कह रहा था कि तुमने अजूर ड्रैगन को मारा था और अब वो तुम्हारे गुलाम बन चुके हैं। वेल, इस बीस्ट का नाम था टाइगर डीमन किंग। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें पॉइजन वैली का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर हेयुआन सेक्ट की होली मदर कह रही थी कि बीस्ट टाइड काफी ज्यादा भयानक है। ह्यूमंस के पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं जो इसे रोक पाए। सो गाइस, बीस्ट टाइड का यहाँ पर मतलब था डिमोनिक बीस्ट का सैलाब, जिसे डीमन किंग लीड कर रहे थे। इसमें मामूली से डीमन को लेकर खतरनाक से खतरनाक बीस्ट मौजूद है। सो होली मदर डीमन किंग से कहने लगी कि आपने किंगलोंग को सदर्न बॉर्डर पर भेज दिया था, मगर उनकी शायद अभी तक कोई खबर नहीं आई। भले ही पॉइजनस वैली के पास जियोग्राफिकल एडवांटेज है, मगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते ही हम सब मारे जाएंगे। तो क्या सेक्ट लीडर किनरयू के पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसका यूज करके हम बच पाए? जिस पर किनरयू कहने लगा कि सीनियर, अगर मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती तो भला मेरे जैसा मामूली सा जूनियर आप लोगों को यहाँ पर इनवाइट क्यों करता? आप लोगों को डिसअपॉइंट करना मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद ये लोग किनरयू के साथ एक डायस की तरफ जाने लगे। किनरयू बता रहा था कि मेरे पॉइजनस वैली के एंसेस्टर ने न जाने कितने साल कड़ी मेहनत करके स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो को अर्थ प्रिंसिपल के साथ कंबाइन करके फॉर्मेशन डिजाइन किया था। अगर ये एक बार एक्टिवेट हो जाए तो इसमें सितारों को मूव करने की पावर है। इनफैक्ट ये गैलेक्सी में चल रहे कॉन्स्टलेशंस को भी बदल सकता। तो डीमन किंग थोड़े से डाउटफुल होकर इस फॉर्मेशन की तारीफ कर रहे थे। किनरयू ने बताता है कि मेरे मास्टर ने मरने से पहले मुझे कई बार समझाया था कि मैंने इस
फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं करना है। ये मैं तभी करूँगा जब हमारा सेक्ट पूरी तरह से तबाही के कगार पर खड़ा हो। इसके अलावा ये फॉर्मेशन में एक्टिवेट नहीं कर सकता। साथ ही यहाँ पर किनरियो ने चुपके से अपने जेड सील को भी बाहर निकाल लिया था। उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि अब हमारे सेक्ट पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर ही एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसलिए मैंने अपने इस फॉर्मेशन को आप सभी के सामने रिवील कर दिया, वरना ये तो मेरे सेक्ट का बहुत बड़ा सीक्रेट वेपन था। उतने में ही किनरियो के लोग आकर उसे इन्फॉर्म करते हैं कि बीस्ट टाइड हमारे काफी करीब पहुंच चुकी है, हमने जल्दी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। तो किनरियो इन सभी को बताने लगा कि भले ही मेरे पास ही जानलेवा फॉर्मेशन है, मगर आपका ये जूनियर इतना पावरफुल नहीं जो इस फॉर्मेशन की पावर को अकेले हैंडल कर पाए। तो अगर जरूरत पड़ गई तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फॉर्मेशन की कोर को एक्टिवेट करने में मेरी मदद कीजिए। बस हमारे सेफ रहने का यही एक रास्ता है। जिस पर होली मदर कहने लगी कि आपने ओपनली अपने फॉर्मेशन के बारे में हमें बता दिया, मुझे आपकी ईमानदारी काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं जरूरत पड़ने पर अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही वो डीमन किंग से भी उनकी राय पूछने लगी। तो कहते हैं कि हमारे तीनों सेक्ट अब लाइफ एंड डेथ को एक साथ फेस करने वाले हैं, इसलिए मेरा डीमन किंग सेक्ट अपना पूरा सहयोग देकर इस मिशन को कंप्लीट करने में मदद करेगा। जिस पर किनरियो कहने लगा कि आप दोनों काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मिलकर आगे की सारी प्लानिंग को डिसाइड करें। और रही बात वैली के एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करने की, तो उसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। जिस पर डीमन किंग और होली मदर दोनों भी अग्री हो गए। हालांकि फेरी जिन काफी ज्यादा चालाक है। वो कह रही थी सेक्ट लीडर किनरियो, मेरे ख्याल से आपको अकेले एंट्रेंस पर भेजना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, तो क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूं। हम दोनों मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करके एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। जिस पर किनरियो कहता है, अगर गोल्डन फेरी खुद होकर मेरी हेल्प करना चाहती है तो इससे अच्छी खबर कोई हो ही नहीं सकती। प्लीज आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों मिलकर दुश्मनों की वाट लगा देंगे। अब हमें फॉलिंग गॉड पास का सीन दिखाया गया, जहाँ पर राइचियस पाथ के डिसाइपल्स कई सारे डीमंस का खात्मा करने में लगे हुए थे। वहीं पर सीनियर शाओ फ्लाई करते हुए कई सारे डीमंस को खत्म करते हुए लीजुन के पास पहुंच गया। उससे कह रहा था कि प्लान के अकॉर्डिंग एक्शन लेना। जो सुनते ही लीजुन ने उन डिमोनिक बीस्ट को अपनी तरफ आने दिया। वेल, ये लोग इन डिमोनिक बीस्ट को बस ये दिखाना चाहते थे कि ये लोग उनके सामने कमजोर पड़ गए, ताकि वो डीमंस इनके इलाके में आ जाएं। वहीं पर सीनियर शाओ बता रहा था कि जैसे ये डीमंस फॉर्मेशन में एंटर करे, इन पर अटैक कर देना। साथ ही जिन्यो ने अपने ड्रैगन को समन करते हुए कई सारे डीमंस का सफाया कर दिया। जैंग ने भी अपनी विंड पावर को एक्टिवेट कर दिया था और जियो ने आइस सोर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए डीमंस पर लाखों तलवारें रिलीज कर दी, जिससे वो बर्फ में तब्दील होकर मारे जा रहे थे। साथ ही टियानियन टेम्पल के फाशियांग और फाशान ने भी अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए कई सारे डीमंस को निपटा दिया। मगर तभी वहाँ पर एंट्री हुई डीमन किंग की। सीनियर शाओ कह रहा था कि हमें कुछ भी करके इस डीमन किंग को हमारे फॉर्मेशन तक लाना होगा, फिर हम सब मिलकर इसे खत्म करेंगे। तो लीजुन ने तुरंत ही अपने डिसाइपल को फायर चेन्स एक्टिवेट करने का हुक्म दिया। इन्होंने बर्निंग फ्लेम्स, फायर चेन्स और नेदर फायर जैसी कई सारी मूव का यूज करते हुए उस डीमन किंग पर हमला कर दिया था। मगर उस डीमन किंग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रेंज ऑरा रिलीज होने लगी, जिसके कांटेक्ट में आते ही फेंशियांग वैली के कई सारे डिसाइपल्स मारे गए, जो देखकर जैंग, जी और टियानियन टेम्पल के लोग तुरंत ही उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। लीजुन बता रहा था कि ये डीमन किंग अपने माथे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन रिलीज कर रहा है। ये पॉइजन हमारे सभी स्पेल को डिस्ट्रॉय कर सकता, इसलिए जल्दी से पीछे हट जाओ। तो अब ये लोग जैसे तैसे उस पॉइजन से बच के दूर हट गए, मगर लीजुन बुरी तरह से घायल हो चुका था। सीनियर शाओ कहने लगे कि फेंशियांग वैली के कल्टीवेटर्स के पास प्योर यांग की पावर है, जो कि डिमोनिक बीस्ट को रिस्ट्रेन कर सकती, मगर इस डीमन पर इनकी यांग फायर का कोई भी असर नहीं हो रहा। खैर, जैंग और जियो, तुम दोनों मिलकर इस डीमन किंग को रिस्ट्रेन करने में मेरी मदद करो। उनके पीछे टियानियन टेम्पल के फाशान और फाशियांग भी रवाना हो गए, जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर उस डीमन किंग पर मुसलसल हमले ही करना शुरू कर देते हैं। साथ ही फाशान और फाशियांग ने वहाँ पर एक बहुत ही जायंट गोल्डन डिफेंसिव बेल क्रिएट कर ली थी, ताकि वो अपने साथियों को कवर दे पाए। वहीं पर जियो ने भी अपने पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। उस डीमन किंग पर कई सारे हमले करते हुए इसे बर्फ में ट्रैप कर देती है, मगर उस डीमन ने बड़े ही आसानी के साथ खुद को आजाद कर लिया। इधर जियो ने हेवन डीमन स्लिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस पर अपनी एनर्जी से हमला कर दिया, जिसे वो डीमन किंग अपनी पॉइजनस पावर का यूज करते हुए काउंटर करने लगा था। उन दोनों की पावर्स में वहाँ पर एक जोरदार क्लैश हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओफान और किंगलोंग के दरमियान भी मुकाबला शुरू हो चुका था। इसी दरमियान ज़ाओफान बताता है कि गॉड्स और डीमंस के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो भी डीमंस दूसरों को डिवावर करके उनके
स्पिरिट को रिफाइन कर सकते हैं, वो उन मरे हुए लोगों को आजाद नहीं होने देते। वो मरे हुए लोग कभी भी रीइंकार्नेट नहीं हो सकते। और इस डीमन के हाथों मरने की वजह से सीनियर किंग लॉन्ग की भी ऐसी ही हालत हो गई। इधर वो डीमन किंग ली जोंग को निगलने ही वाला था कि तभी ज़ाओ फान ने अपने वेपन से उस डीमन पर अटैक करते हुए ली जोंग को बचा लिया। उतने में ही किंग लॉन्ग ज़ाओ फान पर हमला करने की पूरी कोशिश में थे, तो ज़ाओ फान जैसे तैसे उसे डॉच करने लगा। वहीं पर ली जोंग अज़ूर ड्रैगन से पूछ रहा था कि आपको आखिर हो क्या गया है, आप हमारे वाइस मास्टर पर हमला क्यों कर रहे हो? मगर किंग लॉन्ग ने तो उस पर हमला भी कर दिया। इधर जी उस डीमन पर पावरफुल ब्लो हिट कर चुकी थी। वो सोचती कि मैंने हेवनली बुक और अज़ूर क्लाउड टेक्निक दोनों को मर्ज करके इस पर हमला किया, मगर फिर भी ये डीमन मारा नहीं गया। पता नहीं इसे मारने के लिए हमें कौन सी टेक्निक का यूज करना होगा। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि जियो के अटैक की वजह से वो डीमन बुरी तरह से घायल हो चुका है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए सभी लोग मिलकर उस पर हमले करने लगे। सबने अपनी अपनी पावरफुल स्ट्राइक से उसे हिट किया था, लेकिन तभी वो डीमन किंग अपनी पॉइजनस ऑरा को रिलीज करने लगा, जिसके चलते इन सबको पीछे हटना पड़ा। जो भी डिसाइपल इस पॉइजन के कांटेक्ट में आए वो बेरहमी से मारे जा रहे थे। तो लीजुन सबको बताता है कि इस पॉइजनस स्मोक को अपनी बॉडी से टच मत होने देना, इसलिए फिनशांग वैली के सभी लोग पीछे हटने लगे। उतने में ही उस डीमन किंग ने अपनी जबरदस्त पावर का यूज करते हुए डिफेंसिव गोल्डन बेल पर अटैक करना शुरू कर दिए, ताकि इस बेल में छुपे हुए सभी इलाइट डिसाइपल्स को एक ही चुटकी में खत्म कर पाए। वहीं पर फाशान और फाशियांग मिलकर उस गोल्डन बेल को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, मगर उस डीमन किंग ने बाजी मार ली थी। उस डीमन किंग ने फाइनली उस गोल्डन बेल को ब्रेक कर दिया था। वहीं पर सीनियर शाओ अपने साथियों को बता रहा था कि हमारे कॉन्टिनेंट के सभी मॉर्टल लोग नॉर्थ दिशा की तरफ जा चुके हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर हम इन डीमंस को रोक नहीं पाए तो सभी लोग इनके हाथों मारे जाएंगे, इसलिए हम फॉलिंग गॉड पास को किसी भी कीमत पर हार नहीं सकते। इस किले को हमें बचाना ही होगा, वरना फिर ये समझ लो कि हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए अपनी आखिरी सांस तक मेरा साथ दो, ताकि हम इस दुनिया को बचाने की एक कोशिश कर पाए। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही उस डीमन किंग पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। इधर अज़ूर ड्रैगन किंग लॉन्ग को आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ देखकर ज़ाओ फान उसे अवेकन करने की कोशिश करने लगा। भले ही ज़ाओ फान उन पर अटैक करता है, मगर ये हमले तो बस उन्हें अवेकन करने के लिए थे। मीनवाइल किंग लॉन्ग अपने 2 अज़ूर ड्रैगन्स को रिलीज करते हुए ज़ाओ फान पर हमला कर देता है। तो ज़ाओ फान ने भी सोल कैप्चरिंग एंड सीजिंग टेक्निक का यूज करते हुए सीधे किंग लॉन्ग को दबोच लिया। तभी किंग लॉन्ग उससे कहने लगे कि प्लीज मुझे आजाद करो, जिसके चलते ज़ाओ फान उन्हें चट्टानों में पटकते हुए सीधे अपनी फायर बर्निंग ब्लड डिवावरिंग मेस उनके अंदर घुसा चुका था। ज़ाओ फान समझ गया कि जिस भी डिमोनिक टेक्निक का यूज करके किंग लॉन्ग को स्पिरिट स्लेव बनाया था, वो ज़ाओ फान की सोल डिवावरिंग ऑर्ब के सामने टिक नहीं सकती। यानी कि ज़ाओ फान के वेपन में वो पावर थी जो कि किसी भी स्पिरिट को डीमन के चुंगल से आजाद करवा दे। किंग लॉन्ग उसे बताते हैं कि वाइस सेक्ट मास्टर, मैंने मेरी तरफ से जिन ट्राइब को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, जिस पर ज़ाओ फान कह रहा था कि तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो किंग लॉन्ग कहते हैं कि आप ही की वजह से मैं आजाद हो पाया, इसलिए अब मेरा आप पर कोई एहसान नहीं रहा। और फिर वो ज़ाओ फान का शुक्रिया अदा करते हुए फाइनली आजाद हो गए। ज़ाओ फान को किंग लॉन्ग की मौत से काफी ज्यादा दुख हुआ था। वो कहता है कि आपका काइंडनेस मैं जरूर से रिपे करूंगा। जिसके बाद वो सीधे उस डीमन किंग का मुकाबला करने के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली जोंग उस डीमन किंग की ताकत को देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। ये लोग चाहे कुछ भी क्यों न कर ले, उस डीमन किंग को हरा नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट दूसरी तरफ राइचस सेक्ट के कल्टिवेटर्स ने भी उस पर अपनी स्पेशल टेक्निक से हमले करके वो पीछे हट गए। इन लोगों ने मिलकर उस डीमन किंग को बुरी तरह से घायल कर दिया था। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि वो डीमन किंग अपनी बॉडी से रिलीज होने वाले पॉइजन से ही खुद को हील कर रहा है। यानी कि इस डीमन के पास ऑफेंस, डिफेंस और हीलिंग ऐसी तीनों एबिलिटीज थी। जियो कह रही थी कि इस डीमन की बॉडी में बहुत ही स्ट्रेंज पॉइजन मौजूद है। अगर हम उसे घायल करें और ये खुद को हील करता रहा तो शायद हम इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। और तभी हजारों लाखों की तादाद में डिमोनिक बीस्ट वहाँ पर आ चुके थे। तो सीनियर शाओ कहने लगे कि हम इनमें से किसी एक भी बीस्ट को जिंदा नहीं छोड़ सकते, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओ फान के लोग जिस डीमन किंग का मुकाबला कर रहे थे, उस डीमन किंग ने जितने भी कल्टिवेटर्स को अभी तक मारा था, उन सभी की स्पिरिट को उसने वहाँ पर समन कर लिया। सो बेसिकली इन डिमोनिक बीस्ट की खास बात ये थी कि ये सिर्फ इंसानों को खत्म ही नहीं करते, बल्कि उनकी मौत के बाद उनके स्पिरिट को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। इतने सारे स्पिरिट्स को देखकर ली जोंग काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उतने
में ही ज़ाओफान बीच में आकर अपने सोल डिवाइविंग वेपन से उसे रोकने लगता है। साथ ही वो लीजोंग से कह रहा था कि बस थोड़ी देर के लिए इसे होल्ड करके रखो, तब तक मैं स्पिरिट स्लेव्स को हटाने की कोशिश करूंगा। वेल यहाँ पर ज़ाओफान को इन डीमंस की टेक्निक के बारे में पता चल चुका है। इसका नाम था डीमंस घोस्ट पाथ। अगर ये टेक्निक सभी मरे हुए लोगों को अपना गुलाम बना सकती है तो ये बिल्कुल भी मामूली नहीं थी। इसलिए ज़ाओफान ने माइंड ब्रेक बैरियर्स को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन किंग की रियल पावर को चेक किया और यहाँ पर उसे इस डीमन का पावर सोर्स मिल चुका था। ये डीमन सोल लॉक का यूज करके इन स्पिरिट की ताकत का यूज कर रहा था। इधर लीजोंग ने फॉरेस्ट ऑफ हेलवेल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक शील्ड फॉर्म कर ली। फिर वो इवल शैडो बाइंड से कई सारी शैकल्स रिलीज करते हुए उस डीमन किंग को जकड़ लेता है। साथ ही साथ ज़ाओफान ने भी 10,000 शैकल्स स्कैटर 10,000 स्पिरिट रिलीज का यूज करते हुए इस बीस्ट पर ब्रूटल अटैक कर दिया। ज़ाओफान का ये अटैक इतना ज्यादा भयानक था कि उसके एक ही स्लैश के साथ उस बीस्ट की गर्दन कट चुकी थी। साथ ही साथ उसने गुलाम बनाए हुए स्पिरिट भी अब आजाद हो गए। वहीं दूसरी तरफ फॉलिंग गॉड पास किले पर डीमन किंग पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। अब वो जोर से रोर करते हुए अपने डीमन को इस किले को भेजने का हुक्म दे चुका, मगर तभी उस डीमन किंग को महसूस होता है कि उसके साथी को किसी ने मार दिया है। इसका सीधा मतलब ये था कि इन डीमन किंग्स के दरमियान एक कनेक्शन है। अगर इन डीमंस को कोई मार सकता है तो वो था सिर्फ ज़ाओफान। शायद इसी वजह से जिन ट्राइब के सुप्रीम एल्डर ने ज़ाओफान को इस दुनिया की आखिरी उम्मीद कहा होगा। इधर ये डीमन किंग रोर करते हुए अपने सभी डीमंस को पीछे हटने के लिए बताकर वहाँ से रवाना हो गया। राइचस पाथ के डिसाइपल्स तो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डिमोनिक बीस्ट यहाँ से पीछे क्यों हट रहे, जबकि वो तो आराम से फॉलिंग गॉड पास को जीत सकते थे। सीनियर शाओ कहते हैं कि सभी डीमन साउथ वेस्ट की तरफ निकल चुके हैं। मेरे ख्याल से जरूर से वहाँ पर कुछ हुआ होगा, इसलिए तो ये सभी डीमंस पीछे हट गए। चलो अब जल्दी से खुद को हील करके थोड़ा सा रेस्ट कर लो, हो सकता है कि बीस्ट टाइड दोबारा से वापस आ जाए। मगर जियो को कहीं ना कहीं लग रहा था कि डिमोनिक बीस्ट के वापस जाने के पीछे ज़ाओफान जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए वो सीनियर शाओ से कह रही थी कि ये मसला काफी ज्यादा सस्पिशियस है, इसलिए मैं साउथ वेस्ट में जाकर इसे इन्वेस्टिगेट करती हूँ। हालांकि सीनियर शाओ को उसका ये फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कहते हैं कि साउथ वेस्ट में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। तभी जैंग कहता है कि जिनी और मैं भी उनके साथ जाएंगे ताकि हम एक दूसरे का ख्याल रख पाए। इसलिए सीनियर शाओ भी उनकी बात मान जाता है। वो कह रहा था कि बस केयरफुल रहो, अगर कहीं पर डिमोनिक बीस्ट नजर आए तो भी उनके साथ फाइट मत करना। जिसके बाद ये सभी लोगों ने अलविदा कहकर साउथ वेस्ट की तरफ रवाना हो गए। सीनियर शाओ लीजुन से कह रहा था कि अब हम भी अज़ुर क्लाउड पीक पर वापस जाएंगे ताकि यहाँ की सिचुएशन के बारे में हम अपने मास्टर्स को रिपोर्ट कर पाएं। जिसके बाद हम वापस आकर इस इलाके को गार्ड करेंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हम पॉइजन वैली के डिसाइपल्स को देख पाते हैं, जो कि अपने सामने आने वाले डीमंस को पॉइजनस अटैक करके खत्म किए जा रहे थे। गोल्डन फेरी जिन किनरयू से कह रही थी कि आपके पास जियोग्राफिक एडवांटेज है, आप बड़ी ही आसानी से इन डिमोनिक बीस्ट को माउंटेन और रिवर की पावर का यूज करके खत्म कर सकते हो, तो फिर आपको यहाँ पर पर्सनली आने की क्या जरूरत थी। जिस पर किनरयू कहता है कि मेरे ख्याल से फेरी जिन मजाक कर रही, जैसा कि आपको पता ही होगा मेरा पुराना दोस्त वैली में अभी तक नहीं आया, इसलिए तो इस बेचारे किनरयू को अपने दोस्त ज़ाओफान की काफी ज्यादा फिक्र हो रही। और उतने में ही वहाँ पर रेड ऑरा फैलने लगी थी, जो कि ज़ाओफान की स्पेशलिटी है। ज़ाओफान उस डीमन किंग के सिर को काटकर घसीटते हुए अपने साथ लाया था, जिसके बाद उसे किनरयू के सामने फेंकते हुए जंप लगाकर उस डीमन किंग के सिर पर कूद गया। फेरीजिन कहती है कि जब भी वाइस सेक्ट मास्टर ज़ाओफान कोई एक्शन लेता है तब वो पूरी जमीन को ही हिला के रख देता, और तुम्हारा ये वाला कारनामा भी अर्थ शटरिंग था। साथ ही फेरीजिन कहती है कि इस डीमन के पास तो बहुत ही स्ट्रेंज पावर है, ऐसी पावर तो बस उसी डीमन के पास हो सकती जिसने हजारों साल कल्टीवेट किया हो। इनफैक्ट इस डीमन का सिर भी किसी रेयर ट्रेजर से कम नहीं है। तभी ज़ाओफान अपनी सोल कैप्चरिंग ब्लड डिवावरिंग मेस उस डीमन के खोपड़ी में घुसाते हुए किनरयू से कहने लगा कि मेरी तरफ से इस छोटे से तोहफे को एक्सेप्ट कीजिए। जिस पर किनरयू कहता है कि ये डीमन किंग एक हेवनली मटेरियल के साथ साथ अर्थली ट्रेजर भी है, मगर फिर भी ज़ाओफान ये ऐसे ही फ्री में मुझे दे रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज़ाओफान ने मुझे इतना स्पेशल गिफ्ट क्यों दिया। दरअसल ज़ाओफान ने लीजोंग को उस बीस्ट के सिर में ही कहीं पर छुपने के लिए बता दिया था। तो ज़ाओफान किनरयू की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे बताने लगा कि तीनों सेक्ट अब एक साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए हम दोनों ने भी पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जिस पर किनरयू कह रहा था ठीक है, मैं तुम्हारी इस तोहफे को पॉइजनस वैली की तरफ से एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर वहाँ पर पॉइजनस स्मोक फैलते हुए डीमन किंग का सिर वहाँ से गायब हो गया। दरअसल किनरयू पर भरोसा करना ज़ाओफान के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए उसने अपनी तरफ से
एक जाल बिछा दिया और उतने में वहाँ की जमीन काफी तेजी से शेक होने लगी। दरअसल बीस्ट टाइड ने पॉइजनस वैली पर हल्ला बोल दिया था, जो देख फेरी जिन कहती कि तुम लोग ऐसे ही तमाशा देखोगी या फिर डीमंस को मारोगी भी। जिस पर ज़ाफन कह रहा था कि सेक्ट लीडर किनरियो के यहाँ होते हुए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते ही किनरियो वाटर और अर्थविंड की पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप करने लगा, जो कि उस पूरी जगह को कवर कर लेता है। इस बैरियर को टच करते ही वो डीमन अब मारे जा रहे थे। साथ ही हम ज़ाफन के फेस पर एक स्माइल देख पाते हैं। उसने किनरियो को अपनी पावर्स रिवील करने के लिए मजबूर किया था। वहीं पर किनरियो कहने लगा कि मेरे दोस्त ज़ाफन ने मेरे लिए काफी प्रेशियस गिफ्ट लाया था, इसलिए अब किनरियो भी उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी करेगा। आफ्टर ऑल ज़ाफन हमारे स्पेशल मेहमान जो ठहरे। तब तक वो पॉइजन रिलीज करने वाला डीमन किंग अपने एक और साथी को लेकर पॉइजनस वैली के सामने पहुंच चुका था। अब आखिरी सीन में हम ज़ाफन को देख पाते हैं, जो कि फिलहाल तो फाइट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं लग रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।